नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं प्रीति सिंह। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है पीएलआई योजना के उद्देश्यों से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद मनी ने। उन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से पूछा कि उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना के प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं और सरकार द्वारा इसकी सफलता का आकलन करने के लिए विशेष रूप से तमिलनाडु में औद्योगिक विकास के संदर्भ में कौन से संकेतक उपयोग किए जाते हैं। तमिलनाडु में पीएलआई समर्थित परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सृजित कुल रोजगारों की संख्या क्या है और क्या धर्मपुरी निर्वाचन क्षेत्र में या उसके आसपास कोई रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। क्या सरकार तमिलनाडु के धर्मपुरी जैसे उभरते औद्योगिक क्षेत्रों में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना के दायरे का और विस्तार करने का विचार रखती है। यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। उठाए जाने का प्रस्ताव है कि धर्मपुरी जैसे पिछड़े जिले औद्योगिक प्रोत्साहन और रोजगार सृजन के माध्यम से पीएलआई योजना से लाभान्वित हो। इस सवाल का जवाब दिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारत के आत्मनिर्भर बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए देश के विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ाने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्पादन संबंध प्रोत्साहन पीएलआई स्कीम की घोषणा की गई है। ये 14 क्षेत्र हैं: मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री, मध्यवर्ती औषधि और एक्टिव फार्मास्यूटिकल सामग्रियां, चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल औषधियां, विशेष इमारत, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी उत्पाद, व्हाइट गुड्स, एसी और एलईडी, खाद्य सामग्री, वस्त्र उत्पाद, एमएमएफ श्रेणी और तकनीकी वस्त्र, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल, बैटरी, ड्रोन और ड्रोन घटक। पीएलआई स्कीमों का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना, विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता सुनिश्चित करना और व्यापक पैमाने की किफायत करना और भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इन स्कीमों में अगले लगभग 5 वर्षों में उत्पादन, रोजगार और आर्थिक वृद्धि को अत्यधिक बढ़ावा देने की क्षमता है। पीएलआई स्कीमों के अंतर्गत अनुमोदित उत्पादों को राष्ट्रीय लक्ष्यों, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रूप से चुना गया है, ताकि उनकी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों से अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके। पीएलआई स्कीम के अंतर्गत चिन्हित सभी अनुमोदित क्षेत्र उन प्रमुख प्रौद्योगिकियों पर फोकस करने के व्यापक मानदंडों का अनुसरण करते हैं, जहां भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है और अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार, निर्यात और समग्र आर्थिक लाभ को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। इन क्षेत्रों को नीति आयोग द्वारा जांच और संबंधित मंत्रालयों, विभागों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद अनुमोदन प्रदान किया गया। अब तक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएलआई योजनाओं के अंतर्गत किसी भी नए क्षेत्र को जोड़ने के लिए किसी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान नहीं किया है। अद्यतन स्थिति के अनुसार 14 क्षेत्रों में पीएलआई स्कीमों के तहत 806 आवेदनों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। ये स्कीमें संपूर्ण भारत में लागू हुए। निवेश स्थल का चयन आवेदकों के विवेक पर निर्भर करता है। संबंधित मंत्रालय, विभाग अपने अपने क्षेत्रों के लिए संबंधित कार्य योजनाओं, कार्यक्रमों, स्कीमों और नीतियों के माध्यम से देश भर में कंपनियों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पहल करती हैं, जबकि राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की भी निवेश आकर्षित करने के लिए अपनी स्वयं की स्कीमें हैं। मार्च 2025 तक 14 विभिन्न क्षेत्रों में 1.76 लाख करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश प्राप्त हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप 16.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वृद्धिमान उत्पादन, बिक्री हुई है और 12 लाख से अधिक रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सृजित किए गए हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में पीएलआई स्कीमों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इन स्कीमों ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है, जिससे उत्पादन बढ़ा है, नौकरियों का सृजन हुआ है और निर्यात को बढ़ावा मिला है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कुल 2.66 लाख करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई है, जिसमें इस स्कीम के पहले 3 वर्षों में हासिल 1.70 लाख करोड़ रुपए का निर्यात शामिल है। इस स्कीम ने भारत को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान थोक ड्रग्स के 1930 करोड़ से अब निवल निर्यातक 2280 करोड़ रुपए बनाने में योगदान दिया है। इस स्कीम के परिणामस्वरूप घरेलू विनिर्माण क्षमता और महत्वपूर्ण औषधियों की मांग के बीच अंतर में बड़ी कमी भी आई है। चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई स्कीम के अंतर्गत 21 परियोजनाओं ने 54 विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों का निर्माण शुरू किया है, जिनमें लीनियर एक्सेलरेटर, एमआरआई, सीटी स्कैन, हार्ट वॉल्व, स्टेंट, डायलाइजर मशीन, सी आर्म, कैथ लैब, मोमोग्राफ,
MRI कॉइल जैसे उच्च स्तरीय उपकरण शामिल हैं। उद्योग संघ और DGCIS के अनुसार मूल्य के संदर्भ में मोबाइलों का उत्पादन 2020-21 के 2,13,773 करोड़ रुपए से लगभग 146% बढ़कर 2024-25 में 5,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसी अवधि के दौरान मूल्य के संदर्भ में मोबाइल फोनों का निर्यात 2020-21 के 22,870 करोड़ रुपए से लगभग 775% बढ़कर 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 24/6/2025 की स्थिति के अनुसार PLI स्कीम के तहत 12 क्षेत्रों नामतः बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण, IT हार्डवेयर, बल्क ड्रग्स, चिकित्सा उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, व्हाइट गुड्स, ड्रोन और ड्रोन घटक, विशेष इस्पात वस्त्र उत्पाद और ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए 21,534 करोड़ रुपए की कुल प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद मलैया रासन डी ने। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय से पूछा कि तमिलनाडु में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है, अब तक कितने घरों का निर्माण किया गया है, पिछले 3 वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत चिन्हित लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है और राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है। घरों के निर्माण में देरी अगर कोई हो तो उसके क्या कारण है और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। क्या सरकार को इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए भूमि की पहचान करने या पानी, स्वच्छता और सड़क जैसे आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराने में किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? अगर हाँ, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तमिलनाडु में परियोजना को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसे प्राप्त करने की समय सीमा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को क्रियान्वित कर रहा है, ताकि पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ ही सहायता प्रदान करके 2,95,00,000 आवासों का निर्माण किया जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त 2 करोड़ ग्रामीण आवासों के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 17 जुलाई 2025 की स्थिति के अनुसार 9,57,825 आवासों के संचयी लक्ष्य के सापेक्ष तमिलनाडु राज्य में 7,43,299 आवासों को मंजूरी दी गई है और 6,44,600 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। पिछले 3 वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य द्वारा लाभार्थियों को कुल 59,021 आवास स्वीकृत किए गए हैं और PMAYG के तहत इस अवधि के दौरान राज्य को केंद्रीय अंश के रूप में 2,158.14 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। कोविड-19 महामारी के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान PMAYG के अंतर्गत आवास निर्माण सहित सभी निर्माण गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं। इसके अतिरिक्त PMAYG के कार्यान्वयन में मुख्य चुनौतियों में राज्य कोष से PMAYG के राज्य नोडल खाते में केंद्र और राज्य का अंश जारी करने में देरी, लाभार्थियों की अनिच्छा, स्थायी प्रवास, मृतक लाभार्थियों का विवादित उत्तराधिकार, राज्य संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि आवंटन में देरी और कभी-कभी आम विधानसभा, पंचायत चुनाव और निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता भी शामिल है। मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृति और निर्माण कार्य पूरा करने की गति बढ़ाने और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है, जिनमें राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्यों का समय पर आवंटन, योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए PMAYG विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड का शुभारंभ, नवीनतम IT उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके आवास स्वीकृति और पूर्णता की सूक्ष्म निगरानी, माननीय मंत्री, सचिव और उप महानिदेशक द्वारा नियमित समीक्षा, उन घरों के निर्माण को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना जिनके लिए निधियों की तीसरी या दूसरी किस्त जारी कर दी गई है, उच्च लक्ष्य वाले राज्यों की अलग से समीक्षा, राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार समय पर निधियां जारी करना, PMAYG के भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई, सरकार को PMAYG के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रावधानों के अनुसार राज्य संघ राज्य क्षेत्र ये सुनिश्चित करेंगे कि भूमिहीन लाभार्थियों को सरकारी भूमि या किसी अन्य भूमि जिसमें सार्वजनिक भूमि, पंचायत की साझा भूमि, सामुदायिक भूमि या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों की भूमि शामिल हो, उपलब्ध कराई जाए। चयनित भूमि के लिए राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा पर्याप्त बुनियादी ढांचा जैसे बिजली, सड़क संपर्क और पेयजल की उपलब्धता, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकती हैं। भूमि राज्य का विषय है और राज्यों के भूमि अधिग्रहण मामलों में मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है। मंत्रालय शेष भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इस मामले को सक्रिय रूप से उठा रहा है। मंत्रालय द्वारा कुछ अहम कदम भी उठाए गए हैं, जिनमें राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए PMAYG के लिए कार्यान्वयन रूपरेखा में निर्देश जारी करना कि वो सरकारी भूमि या सार्वजनिक भूमि, पंचायत की सामान्य भूमि, सामुदायिक भूमि या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों की भूमि सहित किसी अन्य भूमि के भूमिहीन लाभार्थियों के लिए भूमि का प्रावधान करें।
समीक्षा बैठकों में राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की गई है और PMAYG के अंतर्गत भूमिहीन लाभार्थियों के लिए भूमि के प्रावधान में तेजी लाने के लिए राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र जारी किए गए हैं। नियमित निगरानी के लिए PMAYG के आवास सॉफ्ट MIS पर भूमिहीन लाभार्थियों का विवरण एकत्र करने के लिए एक मॉड्यूल विकसित किया गया है। PMAYG के तहत एक से अधिक PMAYG लाभार्थियों के लिए एक से अधिक मंजिला मकान, बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भूमि राज्य का विषय है, इसलिए मंत्रालय इस मामले पर कोई नीति बनाने की स्थिति में नहीं है। हालांकि मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित करने का अनुरोध किया है, जिसमें सचिव राजस्व और PMAYG से संबंधित विभाग के प्रभारी सचिव शामिल होंगे। PMAYG 2024 से 2029 के वर्तमान चरण में मंत्रालय सभी भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने की निरंतर निगरानी कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लागू कर रहा है, ताकि मार्च 2029 तक 4,95,00,000 पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ सहायता प्रदान की जा सके। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है वस्त्र उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद दामोदर अग्रवाल ने। उन्होंने वस्त्र मंत्रालय से पूछा कि निफ्ट जैसे भारतीय वस्त्र और फैशन संस्थानों और वैश्विक भागीदारों के बीच वस्त्र और फैशन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने के लिए की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है। इन पहलों से भारत के वस्त्र और फैशन क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में किस प्रकार योगदान मिलने की संभावना है। क्या वैश्विक वस्त्र शिक्षा और अनुसंधान में भारत की उपस्थिति का विस्तार करते हुए टिकाऊ और नवीन वस्त्र प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों का लाभ उठाने की कोई योजना है। इस सवाल का जवाब दिया वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने भारतीय वस्त्र मूल्य श्रृंखला की मजबूती को प्रदर्शित करने, वस्त्र और फैशन उद्योग में नवीनतम प्रगति, नवाचारों पर प्रकाश डालने और वस्त्र क्षेत्र में सोर्सिंग और निवेश के लिए भारत को सर्वाधिक पसंदीदा स्थान के रूप में स्थापित करने के लिए वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम यानी भारत टेक्स 2025 के आयोजन में निर्यात संवर्धन परिषदों संघों को सहयोग दिया है। निफ्ट ने ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, फिनलैंड सहित 14 से अधिक देशों के 22 से अधिक संस्थानों के साथ औपचारिक सहयोग स्थापित किया है। ये सहयोग समझौता ज्ञापनों के माध्यम से किए गए हैं, जो छात्र और संकाय एक्सचेंज, संयुक्त अनुसंधान पहल, दोहरी डिग्री और ट्रेनिंग कार्यक्रमों, सहयोगात्मक पाठ्यक्रम विकास और वैश्विक शैक्षणिक एकीकरण को बढ़ावा देते हैं। इन विशिष्ट सहयोगों में FIT न्यूयॉर्क, UAL UK, ENSAIT फ्रांस और बुंका जापान जैसे संस्थानों के साथ साझेदारी शामिल है। पिछले 5 वर्षों में लगभग 100 से अधिक निफ्ट छात्रों और कई संकाय सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज कार्यक्रमों में भाग लिया है, जिसमें वैश्विक साझेदार संस्थानों की पारस्परिक भागीदारी भी शामिल है। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने, नवाचार को बढ़ावा देने और नॉलेज ट्रांसफर को सक्षम बनाकर वैश्विक वस्त्र और फैशन क्षेत्र में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करते हैं। ये सहयोग छात्रों और संकाय सदस्यों को वैश्विक डिजाइन संवेदनशीलता, तकनीकी प्रगति और उभरते रुझानों से परिचित कराते हैं। पाठ्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाकर ये सहयोग भारतीय स्नातकों को वैश्विक बाजारों में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक कौशल और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और वस्त्र और फैशन में रचनात्मक और तकनीकी विशेषज्ञता के केंद्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करते हैं। निफ्ट फैशन और वस्त्र शिक्षा में सस्टेनेबल और नवीन पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का सक्रिय रूप से लाभ उठा रहा है। कई सहयोग SME आधारित इकोसिस्टम के लिए विशेष प्रासंगिकता के साथ सतत डिजाइन रणनीति, नैतिक उत्पादन, सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल और वस्त्र प्रणालियों पर केंद्रित है। अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से निफ्ट ने ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क को शैक्षणिक कार्यक्रमों और अनुसंधान पहलों में एकीकृत करना शुरू कर दिया है। जैसे सस्टेनेबल फैशन और वस्त्रों पर संयुक्त मॉड्यूल विकसित करने के लिए FIT न्यूयॉर्क और UAL UK जैसे संस्थानों के साथ चल रही सहभागिता और UAL UK में FTTI के साथ एक सहयोगात्मक पहल का सेमेस्टर एक्सचेंज, जो सर्कुलरिटी, जिम्मेदार फैशन और सांस्कृतिक स्थिरता पर केंद्रित है। सस्टेनेबल वस्त्र और जलवायु अनुकूल फैशन पद्धति पर वैश्विक मंचों में संकाय की भागीदारी, डिजाइन परियोजनाओं, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और सस्टेनेबिलिटी पर प्रकाश डालने वाले एक्सचेंज कार्यक्रमों में छात्रों की भागीदारी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया।
अब सवाल राज्यसभा से जुड़े हुए। ये सवाल जुड़ा है राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद इरंड कडाडी ने। उन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूछा कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत 2025 में कर्नाटक में विशेष रूप से अपशिष्ट में ऊर्जा कार्यक्रम की प्रगति संबंधित आंकड़े क्या है। क्या 2025 में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत कर्नाटक में कोई नई परियोजना शुरू की गई है। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत बायोमास और बायोगैस कार्यक्रम के जीवाश्म पर निर्भरता को कम करने में क्या उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस सवाल का जवाब दिया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय शहरी औद्योगिक कृषि अपशिष्ट अवशेषों से बायोगैस बायो सीएनजी विद्युत के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जिसे अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें कर्नाटक राज्य भी शामिल है। 2025 के दौरान कर्नाटक राज्य में 5,500 किलोग्राम प्रतिदिन की संचयी स्थापित क्षमता वाली बायो सीएनजी के लिए 2 परियोजनाएं चालू की गई हैं। एनबीपी के अंतर्गत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय देश में बायोमास ब्रिकेट, पैलेट, विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना और उद्योगों में बायोमास आधारित सह उत्पादन परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए बायोमास कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय छोटे और मध्यम आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की सहायता करता है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ रसोई ईंधन, प्रकाश व्यवस्था, उपयोगकर्ताओं की तापीय और लघु विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः ग्रीन हाउस गैसों में कमी, बेहतर स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण संभव होता है। 2025 के दौरान बायोमास कार्यक्रम के अंतर्गत देश में 10 ब्रिकेट पैलेट संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनकी संचयी स्थापित क्षमता 64.5 मीट्रिक टन प्रति घंटा है। इसके अतिरिक्त बायोगैस कार्यक्रम के अंतर्गत देश में कुल 7,115 लघु बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म के विनियमन से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद KRN राजेश कुमार ने। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार को ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नियंत्रित पदार्थों, घटिया दवाओं और व्यसनकारी दवाओं की अनाधिकृत बिक्री की जानकारी है। अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने देश में ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म के प्रभाव पर कोई अध्ययन कराया है या करने का विचार रखती है। ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के लिए विशेष रूप से डेटा की गोपनीयता, रोगियों की सुरक्षा और घटिया या नकली दवाओं के जोखिम जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या पहले की गई हैं। इस सवाल का जवाब दिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि देश में औषधियों की बिक्री और वितरण को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियम 1945 के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है। देश में औषधियों के विनिर्माण, बिक्री और वितरण पर नियामक नियंत्रण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा लाइसेंसिंग और निरीक्षण की प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के उपबंधों के अनुसार स्वापक और मना प्रभावी पदार्थों, ट्रैंक्विलाइजर, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स की बिक्री को सख्ती से विनियमित किया गया है। ऐसी औषधियों की बिक्री पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी केवल वैध नुस्खों पर और विधिवत लाइसेंस प्राप्त परिसरों में ही की जानी अपेक्षित है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नियंत्रित पदार्थों, घटिया दवाओं और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स की अनाधिकृत बिक्री के संबंध में छिटपुट शिकायतें प्राप्त हुई हैं। गुण दोष के आधार पर इस मामले को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियम 1945 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को भेजा जाता है, क्योंकि राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण बिक्री लाइसेंस की शर्तों की किसी भी प्रकार के उल्लंघन संबंधी मामलों में कार्रवाई करने के लिए सशक्त है। व्यापक विनियामक प्रावधानों के लिए ई फार्मेसी के माध्यम से औषधियों की बिक्री और वितरण के विनियमन से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 में संशोधन के लिए जनता हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए 28 अगस्त 2018 के 817 के द्वारा मसौदा नियम प्रकाशित किए गए हैं। मसौदा नियमों में ई फार्मेसी के पंजीकरण, ई फार्मेसी के आवधिक निरीक्षण, ई फार्मेसी के माध्यम से औषधियों के वितरण या बिक्री की प्रक्रिया, ई फार्मेसी के माध्यम से औषधियों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, शिकायत निवारण तंत्र, ई फार्मेसी की निगरानी, डेटा गोपनीयता जैसे प्रावधान शामिल हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है भेषज क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत से। सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल सुखदेवराव बोंडे, अशोक राव शंकर राव चौहान, बाबूभाई जयसंग भाई देसाई और सुभाष बराला ने। इन सांसदों ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय से पूछा कि भेषज क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार किस प्रकार घरेलू नवाचार को समर्थन दे रही है और भेषज आयात पर निर्भरता कम कर रही है। हाल के इन सुधारों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिसके कारण फार्मा हब के रूप में देश की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने किस प्रकार वहनीयता और लोगों तक पहुंच में योगदान दिया है।
इस सवाल का जवाब दिया रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि औषधि क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने और घरेलू नवाचार को सहायता देने और औषध आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनमें फार्मा मेडिटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार संवर्धन योजना, औषध के लिए उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, भारत में महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री, औषधि मध्यवर्ती सक्रिय औषधीय सामग्री के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए PLI योजना, औषध उद्योग सुदृढ़ीकरण योजना, PRIP योजना को 5,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य अनुसंधान को सुदृढ़ करके भारत के फार्मा मेडिटेक क्षेत्र को लागत आधारित से नवाचार आधारित विकास में बदलना और नई औषधि खोज और विकास और चिकित्सा उपकरणों की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए उद्योग अकादमिक संपर्क का संवर्धन करना है। इसके अंतर्गत अनुसंधान अवसंरचना को सृजित करने और चिन्हित किए गए क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में प्रत्येक में 1 की दर से 7 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनके लिए कुल बजटीय सहायता 700 करोड़ रुपए है। ये COE, वायरल रोधी और बैक्टीरिया रोधी दवा की खोज और विकास, चिकित्सा उपकरण, बल्क औषधि, फ्लो केमिस्ट्री और सतत विनिर्माण, नवीन औषधि प्रदानगी प्रणाली, फार्मास्यूटिकल्स और जैविक चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्रों में है। और इस योजना के तहत अब तक 104 अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 2 पेटेंट दायर किए गए हैं। इस योजना में उद्योग और स्टार्टअप्स को सहायता देने के लिए 4,250 करोड़ रुपए का परिव्यय भी शामिल है, जिसमें शिक्षा क्षेत्र के साथ सहयोग भी शामिल है, ताकि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार परियोजनाएं शुरू की जा सकें। औषध के लिए PLI योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन को बढ़ाकर औषध क्षेत्र में अधिक मूल्य वाली वस्तुओं के लिए उत्पाद विविधीकरण में योगदान देकर भारत की विनिर्माण क्षमताओं का संवर्धन करना है। ये बायोफार्मास्यूटिकल्स, जटिल जेनरिक दवाओं, पेटेंट प्राप्त दवाओं या पेटेंट समाप्ति के करीब दवाओं, ऑटो इम्यून दवाओं, कैंसर रोधी दवाओं जैसी उच्च मूल्य वाली दवाओं के उत्पादन के साथ ही बल्क औषधि के लिए PLI योजना के तहत अधिसूचित के अलावा API, KSM, DI के उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे आत्मनिर्भरता में योगदान प्राप्त होता है। मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार इस योजना के तीसरे वर्ष तक 37,306 करोड़ रुपए का संचयी निवेश योजना की 6 वर्ष की अवधि के दौरान लक्षित 17,275 करोड़ रुपए के प्रतिबद्ध निवेश से काफी हद तक पार हो गया है और 2,66,528 करोड़ रुपए के अनुमोदित उत्पादों की संचयी बिक्री की गई है, जिसमें 1,70,807 करोड़ रुपए का निर्यात शामिल है। योजना की 6 वर्ष की अवधि में लक्षित 2,94,000 करोड़ रुपए की संचयी बिक्री योजना के चौथे वर्ष में पार हो जाने की संभावना है। बल्क औषधि के लिए PLI योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण KSM, DI और API में आत्मनिर्भरता की स्थिति में सुधार करना और आयात निर्भरता को कम करना है। मार्च 2025 तक इस योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत 6 वर्ष की उत्पादन अवधि में 3,938 करोड़ रुपए का प्रतिबद्ध निवेश, योजना के तीसरे वर्ष तक 4,570 करोड़ रुपए के संचयी निवेश के साथ काफी हद तक पार हो चुका है। इसके अतिरिक्त 25 API, KSM, DI के लिए उत्पादन क्षमता सृजित की गई है। बल्क औषधि पार्क योजना के अंतर्गत 3 पार्कों को मंजूरी प्रदान की गई है। इनकी कुल परियोजना लागत 6,300 करोड़ रुपए से अधिक है, जिनमें साझी अवसंरचना सुविधाओं के विनिर्माण के लिए प्रत्येक को 1,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान करना है। ये पार्क रियायती दर पर भूमि और बिजली, पानी, अपशिष्ट उपचार संयंत्र, भाप, ठोस अपशिष्ट माल गोदाम सुविधाओं जैसी उपयोगिताएं प्रदान करेंगे। 3 राज्यों की राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां पूंजी निवेश पर पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, राज्य माल और सेवा कर प्रतिपूर्ति, स्टैंप शुल्क पंजीकरण, शुल्क में छूट के रूप में राजकोषीय प्रोत्साहन भी प्रदान कर रही है। औषध उद्योग की सुदृढ़ीकरण योजना कई योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर दृष्टिकोण को साकार करने में सहायता करती है, जिनमें साझी सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता। इस योजना का उद्देश्य साझी सुविधाओं के विनिर्माण के लिए औषध क्लस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान करके मौजूदा अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ करना है। ये साझी सुविधाओं जैसे परीक्षण प्रयोगशालाओं, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों और प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में मूर्त परिसंपत्तियों को सृजित करने में सहायता करती है, जिससे साझी संसाधनों को विकसित करने और उनका लाभ उठाने में सक्षम बनाकर क्लस्टरों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता और विकास का सहयोग किया जा सके। API-CF के अंतर्गत औषध क्लस्टरों को कुल 139 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता वाली परियोजनाओं को साझी सुविधाओं के विनिर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की गई है और ये निष्पादन के विभिन्न चरणों में है। इन साझी सुविधाओं को तैयार हो जाने के बाद इनमें लगभग 1,300 मौजूदा औषध इकाइयों को साझी सुविधाओं तक पहुंच मिलने की संभावना है। साथ ही नई औषध इकाइयों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के माध्यम से इन क्लस्टरों में क्षमता वृद्धि को भी संवर्धन प्राप्त होगा। संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना, इस योजना का उद्देश्य 500 करोड़ रुपए से कम औसत कारोबार वाली लघु और मध्यम औषध कंपनियों की उत्पादन सुविधाओं के उन्नयन में सहायता प्रदान करना है, ताकि वो औषधि नियम 1945 की संशोधित अनुसूची
और विश्व स्वास्थ्य संगठन उत्तम विनिर्माण पद्धतियों में विनिर्दिष्ट मानकों को प्राप्त कर सकें, जिससे घरेलू और वैश्विक स्तर पर उनकी प्रतिस्पर्धा में सुधार हो सके। इसके अंतर्गत 1/7/2025 तक 142 सूक्ष्म, लघु और मध्यम औषध कंपनियों के लिए तमाम मानकों को प्राप्त करने के लिए उन्नयन के लिए सहायता को मंजूरी दी गई है, जिसकी कुल स्वीकृत राशि 135 करोड़ रुपए है। इन योजनाओं के माध्यम से पिछले 6 वित्तीय वर्षों में दवाओं और औषध का निर्यात वित्त वर्ष 2018-19 में 1,28,028 करोड़ रुपए से 92% बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 2,45,962 करोड़ रुपए हो गया है। सरकार ने सभी को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में जन औषधि केंद्रों के नाम से समर्पित आउटलेट खोले गए हैं, जो बाजार में प्रमुख ब्रांडेड दवाओं की तुलना में लगभग 50% से 80% कम मूल्यों पर दवाइयां उपलब्ध कराते हैं। 30 जून 2025 तक कुल 16,912 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं और औसतन लगभग 10 से 12 लाख लोग प्रतिदिन इन केंद्रों पर आते हैं और वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयों का लाभ प्राप्त करते हैं। इस योजना के उत्पाद समूह में 2,110 दवाइयां और 315 सर्जिकल सामग्री, चिकित्सा उपभोग वस्तुएं और उपकरण शामिल हैं, जो सभी प्रमुख चिकित्सीय समूहों जैसे हृदय वाहिका, कैंसर रोधी, मधुमेह रोधी, संक्रमण रोधी, एलर्जी रोधी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संबंधी दवाइयों और न्यूट्रास्यूटिकल्स को कवर करते हैं। इस योजना के परिणाम स्वरूप पिछले 11 वर्षों में ब्रांडेड दवाओं के मूल्यों की तुलना में नागरिकों को लगभग 38,000 करोड़ रुपए की अनुमानित बचत हुई है। इसके अतिरिक्त इस योजना ने 6,800 से अधिक महिला उद्यमियों सहित 16,000 से अधिक लोगों को स्वयं रोजगार प्रदान किया है।